अब यहाँ देखो, हम लोग है ना नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। नर्वस पता है, नर्व नहीं पता, नर्वस हो नस। गए वहाँ पे, नस, ब्रेन का नस। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ना ह्यूमन का, वो दो पार्ट में होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी को बोलते हैं सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन भाग है तुमसे पूछेगा तो तुम बोलना इसका दो पार्ट है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, तो ब्रेन है, अभी दिखाएंगे, ब्रेन है, इसी से वो जुड़ा रहता है कॉर्ड, उसी को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे चार्जर हो गया तो ब्रेन, ये जो तार जुड़ा हुआ है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों मिलके ही क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, तो एक कार्डियल नर्व्स होता है और एक स्पाइनल नर्व्स होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग नर्व का पढ़ाई करते हैं, कार्डियल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स। अब यहाँ पे तुमको याद रखना है कि ये देखो, यही ब्रेन है, यहाँ से जो जा रहा है ना वो क्या है, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड। ये सब जो जुड़ रहा है इससे आके, यहाँ आके, यही नर्व सब हो गया। तो ये दोनों जो भाग हो गया स्पाइनल कॉर्ड, अब ब्रेन वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। ये सब जो आके इधर से जुड़ रहा है वो सब क्या है, तार, पीएनएस। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर पढ़े थे हम लोग कार्नियल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्व, कार्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। तो ये कितना तार है, तो कार्नियल नर्व्स कितना पेयर का होता है, तो 12 पेयर, यानी कि 24 वैसा तार होगा। स्पाइनल नर्व कितना बा होगा, 31 पेयर, यानी कि 62 वो तार होगा ऐसा ऐसा। ठीक है। अब याद कैसे रखें कि कार्नियल नर्व्स में कितना, वो कार्नियल नर्व्स कितना होता है संख्या में, तो 12। कैसे याद करें, तक 12 बजे कार से घूमे, रात को 12 बजे कार से घूमे, 12 से 12 बजे कार से कार्नियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर। ई कैसे याद होगा, तो देखो, स्पाइन एस पी आई से याद रखो सितंबर, एस पी आई से याद रखो सितंबर। सितंबर कितना का महीना होता है, 31 का। तो सितंबर कितना का महीना, 31 का। 31। तो 31 पेयर। ठीक है। 12 बजे कार घूमे, सितंबर 31 महीना, याद हुआ। औंगी का लेता है रे, मुंह पे पानी मार के नहीं आता है तू, यानी। ये देखो, ये होता है ना न्यूरॉन, हमारे जो ब्रेन है ना उसमें न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन सेल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो बीच में जो आता है ना इसको बोलते हैं एक्सोन, और ये जो लास्ट में जो आता है ना इसको बोलते हैं टर्मिनल। तो हर एक न्यूरॉन है ना एक दूसरे से जुड़ा रहता है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा गैप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो हर एक जो एक गैप पाया जाता है एक्सोनल एंड डेंड्राइट्स ऑफ टू। देखो डेंड्राइट्स है, ये पेड़ जैसा को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, एक्सोनल इंडिंग। तो इस दोनों के बीच का गैप होता है, यहीं पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। यहाँ पे देखो, यहीं पे क्या है, इसमें सिग्नल जाता है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है हमारे बॉडी में, और फिर किस में आता है, केमिकल फॉर्म में। अब यहाँ पे एक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने प्रकार का होता है, तो न्यूरॉन 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है कि हम लोग ट्रांसमिटिंग करते हैं नर्व इम्पल्स को, कहाँ से, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। रिसेप्टर मतलब क्या होता है, मान लो रिसेप्टर मतलब होता है जब कोई चीज़ का तुम अनुभव करती हो, हीट का, हीट अनुभव की, तो यहाँ से क्या आएगा, इम्पल्स जनरेट होगा, सिग्नल, और कहाँ तक चला जाएगा, ब्रेन तक। तो ब्रेन तक जाएगा, हो गया सेंसरी न्यूरॉन। अब उसके बाद इसको छुई तो तुम फिर हटाएगी भी नहीं इसको ना, कि छुले रह जाएगी, फिर तुरंत क्या करेगा, अब ब्रेन जो है, ब्रेन से जाएगा कहाँ की ओर, तुम्हारे ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाएगा, मसल्स या ग्लैंड की ओर। तो मसल्स फिर छुई, तो यहाँ से जो चला गया ना ऊपर, वो गया सेंसरी न्यूरॉन, सिग्नल पहुँच गया कि गर्म है। फिर वो आएगा ब्रेन से वो तार यहाँ की ओर, इसको क्या कहा, हटाओ, तो उसको क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन। ये दोनों न्यूरॉन को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। ठीक है। इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, इसका मेन कारण है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन नहीं। रिफ्लेक्स सेक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ा है ना, उसके कारण रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, जैसे कि गर्म चीज छुए और हाथ हटा लिए, किस लिए हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के कारण, उसमें जा रहा है सिग्नल। फिर विड्रॉल ऑफ हैंड सडनली फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट, किसी को बोल लो मतलब कफिंग, खांसना, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अचानक से कोई चीज़ करना बिना सोचे समझे, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब कि ये मतलब कि छींकना, नाक में डस्ट चला गया तो छींकते हैं, तो सोच के छींकते हैं कि अपने से छींकते हैं। क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स व्हेन सम पार्टिकल्स हिट, आँख, कोई चीज़ आता है अचानक से तो हम लोग आँख बंद करने लगते हैं, तो ये
सीविंग वेन इट्स कोल्ड, अब ठंडा लगेगा तो थरथराने लगते हैं, तो सोच के थरथराते हैं नहीं ना अपने आप से। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन का क्या एग्जाम्पल है। गर्म छूने से हाथ पीछे कर लेना, खांसना, फिर से आँख में दस्त चल जाए तो छींकना, फिर से नाक में दस्त चले तो छींकना, फिर से आँख बंद कर लेना, अचानक से शिवरिंग, थरथराना, खांसना, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। अचानक से जो काम हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। ये सब किस कारण से होता है? स्पाइनल कॉर्ड के कारण से। किस कारण से होगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आर्क बनता है, रास्ता बनता है, द पाथ ट्रेवल बाय द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। जब ये एक्शन होता है तो नर्व इम्पल्स मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट जो अंदर में चलता है वो कैसे कैसे चलता है। तो पहले स्टूमिली से, मतलब मान लो हीट है, फिर रिसेप्टर मतलब कि तुम्हारे हाथ में कोई होगा यहाँ पे जिसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये हीट है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन। और उसके बाद कहाँ जाता है? मोटर न्यूरॉन के पास। उसके बाद अब इंटर, नहीं, दोनों को ये मिक्स दोनों को कर। जोड़ता है जो रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। यही रिले न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। इसी का रिफ्लेक्स एक्शन का यही पाथ है। ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब हाथ हटाओगे। फिर यहाँ पे बोला रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बताओ तो। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे क्या हो गया? खांसना, और क्या बताए थे? छींकना, और क्या बताए थे? गर्म पे हाथ पीछे हटाना, थरथराना, थरथराना, और सब स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। अब ब्रेन में नहीं, ये सब किसकी वजह से होता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होगा। ब्रेन से जो जुड़ा हुआ कॉर्ड है वही सब को क्या करेगा? कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो फिर ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई रोल नहीं है, तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। मेनली किसका इन्वॉल्वमेंट है? डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का। व्हेन द रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इनटू स्पाइनल कॉर्ड, इंफॉर्मेशन आल्सो रीच टू ब्रेन। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है इंफॉर्मेशन तो ब्रेन के पास भी जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, कैसे इस बात को प्रूफ कीजिए। तो ब्रेन को पता चल जाता है कि अगले बार के लिए अरे ये चीज़ गर्म है, रिकॉर्ड हो जाता है कैप्चर इमेज। इसको अब छुएंगे ना तो हमको फिर चोट लगे, ये गर्म लगेगा, तो ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन एक्शन कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल को। ब्रेन याद कर देता है। एक बार गर्म चीज़ छू ली दोबारा छुएगी नहीं ना, तो जो नहीं छुओगे किस कारण से? नहीं छुओगी तो वो हाथ हटाए किस कारण से? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। और नहीं छुओगी दोबारा किस कारण से? ब्रेन के कारण से। याद हो जाता है ब्रेन को। फिर उसके बाद देखो हमारे शरीर में ना 3 तरीके का एक्शन होता है। एक होता है वॉलेंटरी एक्शन, एक होता है इनवॉलेंटरी एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन मतलब क्या है? जो तुम्हारी इच्छा से हो, जैसे कि उसमें तुम्हारा सोच भी क्या हो? इन्वॉल्व हो, थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो। आइए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वॉलेंटरी का मतलब होता है इच्छा से तुम जंपिंग करोगी, ताली बजाओगी, बोलोगी, अपनी इच्छा से ना बोलोगी। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और ये जो होता है, एक सेकंड, ये जो होता है इसमें तुम्हारा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, सोच इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें तुम्हारा क्या आता है? इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है लेकिन वॉलेंट्री एक्शन में भी, और इनवॉलेंट्री एक्शन में भी ब्रेन इन्वॉल्व होता है लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आँख झपकना, तुम्हारे कभी भी झपकता है। दिल धड़कना, अब वो बात है कि किसी को देख के ज़्यादा दिल धड़कता है, अब ये सब बात। लेकिन ये बताओ हार्ट बीट होना, ये जो है ये आदमी के बस में है नहीं ना। वो तो अपने कभी कहेगा तो कह देता है रुक जाओ, आदमी चल जाएगा। वो हमेशा चलता है, हमेशा चलते रहता है। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन एक आता है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या आता है? ये भी हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे खांसना, छींकना, और इसमें लेकिन थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। इस दोनों में, इसमें भी थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व है, इसमें भी नहीं है। और जैसे कि आई किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ब्रेन इन्वॉल्व होता है लेकिन इनडायरेक्टली, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मेनली होता है। समझ में आ गया? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया? अब यहाँ पे कि कौन सा जो है न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कौन जोड़ता है? तो रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन नहीं है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि शो द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो बताए थे न्यूरॉन का बात। पहले डेंड्राइट ये सब पेड़ टाइप का था, पहले यहाँ पे आता है, फिर यहीं पे वो सेल बढ़ गया है, फिर उसका ये था फिगर ऐसे ऐसे एक्सॉन उसको बोलते हैं, फिर उसका लास्ट में आ जाएगा ऐसे ऐसे बोला मैं। तो ऐसे ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलता है ब्रेन के अंदर।
फिर है ये वो पौधा है, छुई में पौधा देखे हो, छूते हो तो मुरझा जाता है, तो उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी पौधा के पास कैसे दिमाग? मतलब सोचता है, वो भी सोचने का काम करता है। उसके पास एक स्पेशल सेल है जिसको बोलते हैं पुलविनी, स्पेशल सेल है, उसमें पानी का मात्रा गड़बड़ाता है ना, इसी कारण वो क्या होता है, मुरझा जाता है। मॉर्निंग फ्लावर कैन नॉट फाइव इम्पोर्टेंट। चलो यहाँ पे है फिर दूसरा, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इज नॉट इन पेयर। ग्लैंड होता है हमारे शरीर में बहुत सारा, तो ये टेस्टिस दो होता है, ग्लैंड मतलब? ये गलती से क्वेश्चन आ गया है। ओवरीज दो होता है, सेलेब्री ग्लैंड जो मुंह में पाया जाता है। ग्लैंड मतलब होता है जिसे इंजाइम निकलता है, क्या निकलता है, इंजाइम। अभी थूक निकल रहा है, वो ग्लैंड से निकल रहा है। फिर से ये तीन जोड़ी, ये सेलेब्री ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड एक ही पाया जाता है। पैराथायराइड पूछे तो 4, तो थायराइड ग्लैंड पेयर में नहीं प्रोड्यूस है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था। चलो यहाँ पे देखो, अब आ गए ब्रेन के ऊपर। जो ब्रेन है ना हम लोग का, खैर तुम्हारे पास तो है ही नहीं, मेरा जो ब्रेन है, जो ब्रेन है, चल तुम्हारा ही बोल दे रहे, जो ब्रेन है वो 3 भाग है। इसका क्या भाग है, 3 भाग है। एक ब्रेन को टोटल हम लोग ऐसा स्टडी करते दिखता हैं, है ब्रेन? हाँ ऐसा दिखता है। तुम्हारे पास है ही नहीं तो तू क्या पूछ रहा है ऐसा दिखता है कैसा दिखता है। जो ब्रेन है इसका 3 पार्ट है, एक है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, जो आगे में होता है, पीछे में मारता है, कहता है पीछे नहीं मारिए, पीछे छोटा दिमाग है, उसी को क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। एक होता है मिड ब्रेन, ठीक है। तुमसे पूछे कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरेब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरेब्रम। यही देखो, यही है तुमको क्या चाहिए, यही है तुमको फोर ब्रेन, आगे वाला भाग। ये है मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला जो होता है, ये इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, सेरेब्रम। क्या होता है, सेरेब्रम। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेन है, फोर ब्रेन, आगे वाला पार्ट, इसका भी 3 वो पार्ट है इसके अंदर। ब्रेन का 3 पार्ट्स है। ब्रेन में भी आँख होता है क्या? आँख कहाँ दिमाग बोल, में भी आँख होता है क्या? नहीं, तुम 3 लोग पार्ट। इमेजिन कैसे करते हैं कुछ भी? क्या चीज इमेजिन कैसे करते हैं, वो मतलब सब कुछ भी बताएंगे। सोचते हैं तो? वो सब पार्ट का अलग अलग काम है, बताएंगे सब पार्ट का। वो सोचता है, वो नर्व आता है ना, इम्पल्स जनरेट होता है उसी से। अभी सोचता है क्या, बिजली आता है उसी तरीके से। अब इसका जो फोर ब्रेन है, इसका 3 पार्ट है, एक है सेरेब्रम, एक है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन आगे वाले ब्रेन का 3 पार्ट है इसका, ठीक है। एफ सी टी एच, एफ से फोर ब्रेन, सी से सेरेब्रम, टी से थैलेमस, एस से हाइपोथैलेमस। फिर एक बीच वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और फिर जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, उसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। इसका भी 3 पार्ट है, एक का नाम है पॉन्स, एक का नाम है तुमको मेडुला, एक का नाम है तुमको सेरेबेलम। देखो ऊपर में है सेरेब्रम, नीचे में क्या है, सेरेबेलम। इसका ट्रिक है SCPM। तो सबसे बड़ा सेरेब्रम हाँ होता है ऊपर ना? वाला, आगे वाला का। एच से क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन की बात हिंड ट्रिक है। सी से क्या होगा, सेरेबेलम। सेरेब्रम। पी से पॉन्स, एम से मेडुला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यही है ब्रेन का पार्ट, याद हुआ। बताओ फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है, ट्रिक क्या है, सेरेब्रम, FCTH। फोर ब्रेन, सी से सेरेब्रम, टी से थैलेमस, एस से हाइपोथैलेमस। हिंट में पीछे वाले ब्रेन का कितना भाग है, इसका भी 3 भाग है सर। सेरेब्रम, क्या ट्रिक बताओ, SCHM, SCPM। SCPM, हिंड ब्रेन, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, याद हुआ। अभी हर एक ब्रेन का जो काम है, वो पार्ट है उसका अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि बता रहे, सेरेबेलम है, सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन है कि नहीं, ये सेरेब्रम, इसके अंदर बता रहे। इसी को बोला जाता है नोन एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ ब्रेन। इसी को बोला जाता है थिंकिंग सेंटर एंड इमोशन सेंटर। इसी को बोला जाता है, ये कंट्रोल करता है जितना भी वॉलेंटरी एक्शन है ना, वो सारे को। देखो सबसे बड़ा पार्ट कौन है, यही है। तुम इमोशन होते हो, तुम सोचते हो कि हम सैड रहें, खुश रहें, तो सेरेब्रम से ही डिसाइड होता है। तीसरा पार्ट, कोई बच्चा बहुत तेज होता है ना, तो उसका कहते हैं उसका सेरेब्रम क्या है, तेज है, जो कि तुम्हारा नहीं है। और ना ही मेरा, आपका है। मेरा भी नहीं है ना, हम दोनों का सेरेब्रम उतना तेज नहीं है। तो जो तेज होता है दिमाग, सोचने का काम ब्रेन का कौन पार्ट करता है, यही सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर,
बॉडी के टेम्परेचर को, ठंडा गर्म, ब्रेन भी टेम्परेचर हाँ, कंट्रोल फिर हंगर को और थाइस को। अरे कई बार तुमको बहुत ठंडा लगता है लेकिन कि अब तक कोई उपाय नहीं, तो यहीं पे कंट्रोल टेम्परेचर, हंगर और थाइस, मतलब भूख जब लगेगा ना तो ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है उसको। प्यास, भूख, टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कैसे याद होगा? तो देखो हाइपोथैलेमस से याद करो, पो शब्द आ रहा है, तो पो कब होगा आदमी? जब खाएगा। हंगर, थ्राइस, ऐसे याद कर लो। और इसमें थैलेमस में टी शब्द से याद कर लो, टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। फिर आ गया क्या? सेरेबेलम। एक था सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? सोचने का क्षमता, इमोशन का क्षमता, वो सब है। एक आ गया सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। सेरेबेलम कहाँ का पार्ट है? आगे का कि पीछे का? पीछे का हेड ब्रेन। हिंड ब्रेन का है, ब्रेन का है, ठीक है ना। इसका काम क्या है? कंट्रोल करता है मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। देखो बैलेंस मतलब तुम साइकिल चलाती हो तो बैलेंस बनाने का कोशिश करती हो कि गिरे नहीं, तो इसमें तुम्हारा ब्रेन का कौन दिमाग काम करता है? सेरेबेलम। तो बेलम से याद रखना बैलेंस, बेलम से याद रखना बैलेंस, बेलम से याद रखना बैलेंस। दूसरा इसका काम और भी है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। चल रही हो, फिर रही हो तो बैलेंस बनाएगा ना। तो शराबी लोग क्यों गिरने लगता है? तो जब शराबी जो होता है ना पीता है जैसे, तब वो कुआं में जाके ढक्कन खोला तब वो क्या, उसका सेरेबेलम हिल जाता है। उसका क्या होता है? सेरेब्रम हिल जाता उसका काम नहीं करता है, इसी कारण वो बैलेंस नहीं बना पाता है वो ब्रेन का ये पार्ट, तो क्या करेगा? गिर जाएगा। तो बेलम बैलेंस। और दूसरा इसका काम और भी इम्पोर्टेंट, जितना भी वॉलेंटरी एक्शन होता है ना, वॉलेंटरी एक्शन मतलब जो हम लोग खुद से करना चाहते हैं, जैसे कि ताली बजाएं, चले, दौड़े, तो ये सारा काम किससे होगा? सेरेबेलम से ही ये कंट्रोल करता है। कैसे याद रखेंगे भाई? तो बैलेंस बनाता है। अब ताली भी कौन बजाएगा, मतलब कि चलेगा भी कौन? जिस ब्रेन के वो पार्ट से ये सब काम होगा जिसको बैलेंस बनाना आता हो। बस जब ताली बजाना चाहिए इसे बनाने लगे इसे एक हाथ ऐसे करके, तो वॉलेंट्री एक्शन में थोड़ी ना हुआ। फिर आ गया पॉन्स। पॉन्स क्या करता है? कंट्रोल आवर ब्रीथिंग साइकिल एंड स्लीप वेल साइकिल। पॉन्स तो ब्रीथिंग साइकिल मतलब सांस कैसे लेते हैं, नहीं लेते हैं, इसे तो वॉलेंट्री एक्शन हो गया इसमें। लेकिन ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल, कब जागना है कब उठना है, ये ब्रेन का पॉन्स है। तुमको लगता होगा मेरे ब्रेन का पॉन्स काम नहीं करता है, कभी मन करता है सो जाते हैं, उठ जा रहे हैं, ये पॉन्स है ब्रेन के। पॉन्स कैसे याद रखोगे? तो पॉन्स याद रखो, पॉन्स पॉन्स लगाते हैं हम लोग ठंडा के दिन में, सो जाते हैं फिर उठते हुए तब पॉन्स लगाते हैं, तो ऐसे याद रखो। स्लीप वेल साइकिल को कौन जगाता उठाता कौन है? स्लीप वेकअप, इसी को साइकिल बोलते हैं, पॉन्स। फिर एक आ गया पार्ट का मेडुला। क्या है? मेडुला। मेडुला क्या है कि ब्रेन, हमारे शरीर में जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है ना, जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शन जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारे काबू में नहीं है, जैसे कि छींकना, हार्ट बीट धड़कना, उल्टी होना, तुम्हारी इच्छा में है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, अपने से ले रहे हम लोग, कोई थी छोड़ देना में कुछ भी कर रहे, सांस ले ही रहे। आँख को ऊपर नीचे होना, ब्लिंक करना, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या हो रहा है? सांस लेना, ये सब क्या हो रहा है? ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ब्रेन का जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, इनवॉलेंट्री काम, वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। मेडुला। अब कैसे याद होगा? तो देखो मतलब कि जो तुम्हारे इच्छा से ना हो वही काम क्या होता है? इनवॉलेंट्री। तो मेडुला का ट्रिक यहीं से बना। मेडुला देखो, मैं दूल्हा, तो मैं दूल्हा बन जाऊंगा तो मेरी इच्छा से कुछ होगा नहीं, वो सब अपने मन से डांस करने लगता है, सब सजाने लगता है, तो ऐसे याद करेंगे। उसकी इच्छा से, दूल्हा की इच्छा से नहीं होता है, मतलब मेडुला से वैसा काम होगा ब्रेन का जो तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा। और तुम्हारी इच्छा से जो होता था वो कौन सा पार्ट करता था ब्रेन का? शराबी वाला, सेरेबेलम, जो बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो ब्रेन का ही फंक्शन पढ़ लिए। अब उसके बाद जो ब्रेन में है ना, जो तुम्हारा खोपड़ी होता है, खोपड़ी, तो खोपड़ी जो तुम्हारा होता है वो फिगर नहीं दिया, जो खोपड़ी होता है तुम्हारा वो अर्थी में बक्सा में रखा रहता है। उस तुम्हारा खोपड़ी है आदमी का, बक्सा में रखा रहता है। वो बक्सा में बहुत सारा लेयर होता है, वो बक्सा में बहुत सारा लेयर होता है। जो सबसे नीचे वाला लेयर पाया जाता है उसको बोलते हैं पिया मीटर। क्या बोलते हैं? पिया मीटर। फिर उसके ऊपर जो होता है आर्कनॉइड मीटर, फिर डूरा मीटर, फिर हड्डी होता है बोन ऑफ स्कॉल। इसी के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। तो सबसे नीचे में कौन है? पिया मीटर। फिर कौन है? ये आर्कनॉइड मीटर, फिर डूरा मीटर। तो कैसे याद करेंगे सर इतना टफ?
बिल्कुल याद हो जाएगा। नीचे से पास पी ए डी, पी से क्या हो जाएगा पिया मीटर, फिर आर्कोइड मीटर, फिर डूरा मीटर। ठीक है। अब ब्रेन में जो ये आई जो इस तीनों लेयर को मिला के कवर जो चढ़ाया रहता है इसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। ठीक है। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेनिनजिस। क्या बोलते हैं? मेनिनजिस। अब यहाँ पे देखो द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन होगा बताओ था? पिया मीटर, ड्यूरा मीटर, एर्कोनॉइड मीटर। आउटर कवरिंग तो सबसे नीचे कौन था? पिया मीटर। एर्कोनॉइड मीटर, फिर ड्यूरा मीटर। सबसे आउटर में कौन होगा? आउटर मतलब सबसे बाहर में पिया मीटर। पिया मीटर, नहीं, ड्यूरा मीटर ना होगा सबसे बाहर में, ये तो सबसे अंदर में है। ठीक है। इसी के नीचे तो ब्रेन है, पूरा के ऊपर फिर क्या आ जाएगा? हड्डी आ जाएगा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द सो रहा है क्या रे? नहीं सो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, लग रहा है तुम्हारा कौन है पॉन्स काम नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला के द्वारा कौन सा फंक्शन नहीं होगा कंट्रोल? तो मेडुला बताओ, मेडुला का काम क्या है? जो बिना तुम्हारी इच्छा से हो वही सब काम। तब यहाँ पे देखो स्नीजिंग, स्नीजिंग तो करते हैं मतलब कि बिना इच्छा के, तो ये क्या कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। यहाँ पूछ रहा कौन मेडुला नहीं कंट्रोल करता है? वोमिटिंग, ये भी अपने आप हो जाता है तो ये मेडुला कंट्रोल करेगा। क्लैप वॉलंटरी एक्शन, तो हम लोग अपने सोच के बजाते हैं तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। खांसना कफ क्या है? ये भी क्या है? अचानक से खांस देते हैं हम लोग तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? हाँ। इधर आ रहा है। फिर यहाँ पे बीच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंटरी बिहेवियर। वॉलेंटरी बिहेवियर मतलब क्या? जो तुम्हारे इच्छा से हो, और तुम्हारे इच्छा से जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम, क्योंकि वही शरीर में बैलेंस बनाता है। तो आदमी का बैलेंस जो बनाएगा वही ना वॉलेंटरी एक्शन कर पाएगा। फिर यहाँ पे व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? सेरेब्रम है, बेलम नहीं, सेरेब्रम है। सेरेब्रम का काम क्या है? तो यही क्या है? सोचने का काम करता है। यही सेरेब्रम की तुम्हारे में क्या है? क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। अब उसके बाद जो है यही इमोशन भी यही लाता है। अब इमोशन मतलब कि खुशी, दुख, दर्द, ये। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पे बोल रहा है सलाइवा इज सिक्रेटेड व्हेन वी सी टेस्टी फूड, दिस इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बोल रहा है सलाइवा मतलब क्या होता है? मुंह में पानी आना। जब तुम अच्छा खाना को देखोगे तो मुंह में पानी आने लगता है। तब ये जो घटना होगा वो ब्रेन के किस पार्ट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? मेडुला। क्यों? मुंह में पानी जबरदस्ती थोड़ी लाते हैं, वो तो अपने आप ना आता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया तो मेडुला। ठीक है, यही होगा मेडुला। समझ में आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई ज़्यादा छुद्दर होता है तो जानबूझ के भी पानी लाता है। थोड़ा सा में क्या होता है? छुद्र आ जाता है पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे चीज़ याद रखो, यहाँ पे अगर तुमसे यही कह दे कि थ्राइस्टी, हंगर को कौन बढ़ाता है? हंगर को कौन कंट्रोल करता है? भूख को? हाइपोथैलेमस। पो याद आया? भूख, पो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विल हेल्प अस टू मेंटेन पोस्चर वाइल साइकिलिंग। साइकिल चलाएंगे तो हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस कौन बनाता है बॉडी में? सेरेबेलम। दारू पीने पे क्या नष्ट हो जाता है आदमी का? सेरेबेलम हिल जाता है। क्या होता है? मस्त टॉपिक है ना? पढ़े थे इधर और इधर आ जा। फिर यहाँ पे देखो छोटा दिमाग पीछे मारा जाता है ना, तो वो फिल्म में डायलॉग है कि पीछे नहीं मारने का, पीछे छोटा दिमाग है। इसी छोटे दिमाग को क्या बोलते हैं? सेरेबरम। क्या बोलते हैं? बेलम, सेरे बेलम, सेरे बेलम। अच्छा हम लोग हिंट क्या बोलते थे? हिंट ब्रेन का ही 3 पार्ट है, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला। अच्छा बोलना कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा? बोलना क्या वॉलेंटरी एक्शन है तो सेरेबेलम ही कंट्रोल करेगा। बॉडी का मूवमेंट भी वही कंट्रोल करता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कौन भाग नहीं है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, और इसमें से
तो ब्रेन भी है, नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी और नर्व भी। ये बात अलग है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो उसके अंदर हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोले तो इसके अंदर कार्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व का पढ़ाई करते हैं। और ये भी बताएं कि कार रात के 12 बजे चला रहे थे तो 12 पेयर पाया जाता है कार्नियल नर्व का। ये भी बात है कि सितंबर का महीना 31 महीना का होता है, तो इसमें 31 पेयर पाया जाता है। ठीक है, फिर से यहाँ बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन, मतलब कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है, तो 1200 से 1400 ग्राम। 1200 से 1400 ग्राम। हमको लग रहा है तुम्हारे में से और कम होगा 1200 से, क्योंकि सेरेब्रम क्या है, गायब है। 1200 से 1400। आँख का वेट होता है 7.5 होता है ना सर उतना केजी होगा? आँख 7.5 ग्राम बोल रहे हैं, पता नहीं, होता होगा। कहाँ देखिए हो? बुक में। सब सही होगा, तब तुम सही बोल रहे हो। हाउ मच डज 7.5 ग्राम, चलो याद कर ले रहे हैं। ये ब्रेन का कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम, लगभग 1 किलो से ऊपर होता है ब्रेन का वजन। फिर बोला हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट। अब यहाँ पर कितना है कि देखो, तुम्हारे बॉडी का जितना भी वेट रहेगा ना, मान लो 100% वेट है, तो 100% वेट है तो उसमें से 2% वेट है ना, किसका रहेगा, तुम्हारे ब्रेन का। मान लो कि तुमको 100 kg की है तुम, तो 2 kg का 100 तुम, kg ये की बात नहीं। कर ले रहे, 100 kg की तो 2 kg की ब्रेन होगा। 50 kg के हो तो हाफ kg का तुम्हारा क्या होगा, ब्रेन होगा। फिर बोल रहा आउटर मोस्ट लेयर कौन है ब्रेन का, तो DPAT, ड्यूरामीटर। ये सब क्या है, ब्रेन का लेयर है ये सब। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट सेरेब्रम। सेरेब्रम, ये तो तुम्हारे में जो कमी है, सेरेब्रम। ठीक है, फिर से बोला टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, टी से टेम्परेचर, टी से हाइपोथैलेमस, और वो ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के द्वारा। फिर से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द पार्ट इज द ब्रेन कंट्रोल द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है, तो रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेना हो गया, हार्ट बीट रखना, ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन जिसमें तुम्हारी इच्छा से ना होते, किसकी इच्छा से नहीं हो रहा था, दूल्हा की इच्छा से। दूल्हा की इच्छा से मतलब मेडुल्ला। उसके बाद है यहाँ पे द कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज कफिंग स्निफिंग, मतलब कि इनवॉलेंट्री छाकर, ये भी तो क्या होगा, मेडुल्ला ही होगा। पॉन्स इज द पार्ट ऑफ, किसका है पॉन्स, किसका पार्ट है, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का। पॉन्स लगा के तुम क्या करती, रात में सोती हो जागती हो, तो स्लीपिंग और वेकअप साइकिल पॉन्स कंट्रोल करता है। और भी एक काम था पॉन्स का, क्या काम था कंट्रोल का, ब्रीथिंग साइकिल को मेंटेन करना। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कलेक्टिवली कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम एक शब्द है, उसमें क्या क्या आता है, तो ब्रेन स्टेम शब्द में आता है MMP। क्या आता है, MMP। तो इसमें क्या आता है ब्रेन स्टेम में, इसमें आता है M से मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन। मतलब कि हिंड ब्रेन का दो पार्ट ले रहे हैं, मेडुला और पॉन्स, और मिड ब्रेन को आपस में मिला देंगे ना, जैसे वो क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। एक शब्द है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। जैसे देखो ये है मिड ब्रेन, इसी में ये है, सॉरी लाल वाला मिड ब्रेन है, और ये क्या है पॉन्स, और ये क्या है मेडुला, MMP। इस सबको मिला देंगे ना आपस में, तो इसी का वो एरिया का नाम दे दिया है MMP। मुजफ्फरपुर मारीपुर जंक्शन। फिर है कि आई पुलेड माई हैंड बैक फ्रॉम द फायर, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्शन। यहाँ पे सेरेब्रम का ऑप्शन देगा तब, सेरेबेलम होगा। हाथ पीछे घुसते हैं सेरेबेलम के कारण, हाथ पीछे खींच ली हो। स्पाइनल कॉर्ड के कारण होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है, हाथ पीछे खींच लिए। यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व होगा ही नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन का बात हो गया। अगर स्पाइनल कॉर्ड भी दिया रहा, सेरेब्रम दिया रहा, तो इस स्पाइनल कॉर्ड ही आंसर होगा। अगर वो सब में से दिया रहा है वो सब वाला ऑप्शन, तब आंसर क्या होता है, बेलम। यहाँ पे ऑप्शन क्या किया, घुमा दिया, क्या किया।
फिर है कि द न्यूरॉन सेल इज मेड अप द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। न्यूरॉन सेल क्या किस चीज से बना रहता था, आगे जो छतरा जैसा था इसे करके इसको डेंड्राइट बोलते थे। फिर सो रहा है, फिर एक्सोन है, पॉन्स काम नहीं नहीं कर रहा है, सो लास्ट में जो एक्सोनल एंडिंग बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी रहता है। यही है देखो न्यूरॉन, ऐसे ही से तुम्हारा छोटा पूरा क्या है ब्रेन के अंदर, ई फिर ऐसा है वो और आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये छतरी जैसा है डेंड्राइट, ये जो बड़ा ऐसे है इसको बोलते हैं एक्सॉन, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल यानी कि एंडिंग। इसके ऊपर जो शीथ चढ़ा रहता है इसको बोलते हैं माइसेलियन शीथ, एक कवरिंग रहता है, ठीक है। ताकि कवरिंग क्यों रहता है, जहाँ पे तार होता है कट्टा फट्टा वहाँ पे क्या करते हैं सेलो टेप मारते हैं, उसी सेलो टेप मारा हुआ है ताकि सिग्नल बाहर नहीं निकले। हमको लग रहा है तुम्हारे में निकल जाता है सिग्नल, सेलो टेप नहीं मारा हुआ है। द नेचर ऑफ द नर्व इम्पल्स इज, कैसा होता है नेचर नर्व इम्पल्स का, इलेक्ट्रिक केमिकल की दोनों, इलेक्ट्रिक का केमिकल दोनों रूप में रहता है। ब्रेन में जो होता है न्यूरॉन सेल के बीच में गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं साइनेप्स, बताए थे। फिर से बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिजीज दैट इज caused in the cause neuron in the brain to waste away and die। मतलब वह कौन सा बीमारी है दिमाग में न्यूरॉन का जिससे कि न्यूरॉन नष्ट हो जाता है, मतलब ब्रेन का एक बीमारी है जिसमें न्यूरॉन खत्म हो जाता है आदमी, तो उस बीमारी का नाम न्यूरॉन खत्म हो जाता है उसमें, उस आदमी उस बीमारी का नाम है हुंगीटन डिजीज, हुंटी गोटोन डिजीज, हुंटी गोटोन डिजीज, बाप रे बाप, हुंटी गोटोन डिजीज। फिर पार्किंसन एक डिजीजेज है, ये भी ब्रेन से संबंधित है, इसमें डोपामाइन रिलीज नहीं होगा जिससे किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, एकदम रूखा रूखा रहेगा, इसी को बोलते हैं पार्किंसन डिजीजेज, ये भी ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर किसको बोलते हैं, एक बीमारी होता है इंसिफेलाइटिस, इसको क्या बोलते हैं ब्रेन फीवर। इंटेस्टाइनल फीवर बोले तो बोलना टाइफाइड, टाइफाइड का नाम सुने हो, उसको आंत की बुखार बोलते हैं। लेकिन इंसेंटिफेल्टिस बोलते तो ये ब्रेन का फीवर है, इंसेंटिफेल्टिस, थोड़ा टफ नाम है, याद करना पड़ेगा इंसेंटिफेल्टिस। अब यहाँ पे देखिए सर ब्रेन से रिलेटेड और भी बीमारी सब है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, हमको लग रहा है ये भी थोड़ा थोड़ा तुमको भूलने का बीमारी, ये तो पूरा, थोड़ा नहीं पूरा। वहाँ न कर किसी को। फिर अल्जाइमर, ये भी भूलने का ही बीमारी है। पार्किंसन रोग, इसमें क्या होता है कि न्यूरॉन क्या होता है, इसमें क्या होता है मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाला न्यूरॉन क्या होता है क्षतिग्रस्त होता है, जिसके कारण तुमको कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता आदमी को। फिर इंसेंटिफेल्टिस रोग क्या होता है, इंसेंटिफेल्टिस रोग में इसको ब्रेन फीवर बोलते हैं, याद है ना। और ये जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, इंसेंटिफेल्टिस रोग। अच्छा ब्रेन में कौन कौन सा ग्लैंड मौजूद है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अभी ग्लैंड पढ़ोगे अगला क्लास में तुम। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है मानव, अब यहाँ पे पता है तुम्हारे बॉडी में सबसे ज़्यादा सेल का रीजनरेशन कहाँ पे होता है, मतलब एक सेल खराब हो गया, हमारे बॉडी में सेल होता है, 8 में पहला चैप्टर वही है। सेल मतलब बैटरी, वो दूसरा सेल होता है शरीर, तुम्हारा शरीर पूरा सेल से मिलके बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं ये ह्यूमन सेल, ये मानव का मस्तिष्क का सेल। मानव का मस्तिष्क का भार कितना होता है 1200 से 1400। ब्रेन का भी इतना ही वही तो मस्तिष्क मतलब ब्रेन है ना होता है। फिर पूरा मेनिंजाइटिस है तुमको। न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन देखो हमारा पूरा ब्रेन का जो नर्व है ना वो छोटा छोटा न्यूरॉन से मिलके बना है। न्यूरॉन मतलब वही जो फिगर देखा है। नेफ्रॉन पूछे कहाँ होता है तो किडनी में, न्यूरॉन पूछे तो ब्रेन में। जो रेस्पिरेटरी श्वसन का नियंत्रण यहाँ पे रेस्पिरेशन किस भाग से होगा, कंट्रोल रेस्पिरेशन सांस लेना मेडुला से होगा, क्योंकि हमारे वो क्या है हम लोग के तो ये नहीं है। बुद्धि कहाँ पर है, सेरेब्रम। अच्छा एक होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी। ईसीजी क्या होता है, हार्ट के चेकअप के लिए होता है, और ईईजी क्या होता है जब आदमी को ब्रेन का चेकअप कराना है तो क्या कराएगा, ईईजी। ईईजी होता है ब्रेन के लिए और ईसीजी होता है हार्ट के लिए। ईसीजी का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
अब यहाँ पे देखो ब्रेन पढ़ लिए बहुत, अब थोड़ा दांत का पढ़ाई करते हैं। बहुत सारा चीज़ आज पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे देखो दांत है, जो दांत है ना, दांत का जो पढ़ाई को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। दांत तुम्हारा किसी आदमी का क्यों खराब होता है, तो उसमें फ्लोरीन आ जाता है। क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का कमी होने लगेगा ना, फ्लोरीन आने लगेगा, जब कमी होने लगेगा तो उससे क्या होगा, दांत खराब हो जाएगा। दांत है ना हमारा, इसका दो भाग होता है। दांत का क्या होता है, दो भाग होता है। एक है अंदर वाला भाग, जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं डेंटाइन। और जो बाहर वाला भाग है इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल इनेमल। अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, डेंटाइन। अंदर बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, दांत। नेमल। जैसे ही दांत बना रहता है। कैसे याद रखेंगे, अंदर बाहर कौन है, तो ईडी। क्या से याद रखो, ईडी। ई बाहर वाला, क्या है, ई से इनेमल। नेमल। बाहर वाला भाग है दांत का, उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। याद रहेगा। जो बाहर वाला भाग है इनेमल, वो क्या चीज़ से मिलके बना हुआ था, कैल्शियम एपिटाइट से। कैल्शियम एपिटाइट से, ये सबसे कठोर पूरा पूरा दांत में यही वाला भाग होता है, ठीक है। और जो डेंटाइन जो होता है अंदर वाला भाग, ये कैल्शियम सल्फेट से, ये फॉस्फेट से बना रहता है। बाहर वाला कैल्शियम एपिटाइट, कैल्शियम, दांत में कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम एपिटाइट से बनता है। बाहर वाला, अंदर वाला ना कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। दूध का दांत पता है ना, 12 साल के बाद टूट जाता है, जिसका संख्या कितना होता है मेघ तीत का, 20। अब पूरे जीवन में कितना दांत आता है आदमी के, 52। कैसे, अभी तो 32 वो है, लेकिन 20 वो तुम्हारा टूट गया हुआ है, तो 32 + 20 52। फिर यहाँ देखो दांत में जो है ना क्या होता है, ये देखो, ये जो आगे दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं, छोड़ो यहाँ से गिनाते हैं इसको। दो वो दिखाई पड़ रहा है, 4 वो यहाँ से गिनाते हैं। दो वो जो हो गया, ये दिखाई पड़ रहा है बीच में से इसे, तो इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, आई से इंसीजर। ये दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं केनाइन। फिर इसके बाद ये दिखाई पड़ रहा है 3 वो, उसको बोलते हैं प्री मोलर। फिर उसके बाद वो 4 वो दिखाई पड़ेगा सबसे लास्ट में, उसको बोलते हैं चवड़नक को चौ मोलर। तो सबसे आगे कौन सा होता है, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर कितना होता है, तो इंसीजर कितना होगा, तो देखो पहले तो इधर 2 होता है एक साइड, आधा दांत में, पूरा दांत में नीचे में क्या होगा, 4 वो, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 8 वो। इंसीजर कितना होता है, 8। कैसे, तो इधर 2 इंटू में 4 कर दो। कैसे 4 वो पता समझ में आ रहा है, एक इधर इधर और फिर ऊपर नीचे। फिर केनाइन आएगा, केनाइन में क्या होता है, ये वो हाफ दांत में, ये वो नीचे में 8 कैसे हो गया था, अरे पागला कहीं का, नहीं 8 4 ही ना हुआ। अब यहाँ पे देखो, हाथ पूछ सकते हो, अब समझ में आया ना। तो वही बोल रहे हैं, इंसीजर कितना होता है, हाफ दांत में 2 वो, ऐसे को 4 बार इंटू करेंगे इधर के लिए, 1 2 3 4, तो 4 से इंटू करेंगे तो कितना होगा इंसीजर, 8। जो केनाइन होता है वो कितना होता है, तो हाफ दांत में 1 वो, ऐसे को 4 से इंटू करेंगे तो 4। फिर प्री मोलर, प्री मोलर जो होता है, प्री मोलर होता है हाफ दांत में 3 वो, इसी को 4 से इंटू करेंगे तो 12। अब फिर इसी को बोलते, वो और होता है सबसे लास्ट में मोलर। ये कितना होता है, तो 4 वो, हाफ दांत में क्या है वो, 4 वो, 1 2 3 4, इसी को 4 से इंटू करेंगे तो 16। अब यहाँ पे देखो 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30, 32 वो पूर जाएगा। इसे जोड़ोगे ना तो क्या वो पूरेगा, 32 वो दांत पूर जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। अब इस सब का ना फॉर्मूला होता है, दांत का डेंटल फॉर्मूला होता है, इसका ट्रिक है, इसका फॉर्मूला होता है ICPM, मतलब इंसीजर केनाइन पी प्रीमोलर मोलर। फिर नीचे भी यही लिखते हैं, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। और इसका जो एडल्ट में इसका वैल्यू आता है 2 1 2 3, 2 1 2 3, मतलब 2 हाफ दांत में क्या आता है इंसीजर, ये वो क्या आता है केनाइन, फिर 2 हाफ दांत में क्या आता है प्री मोलर, फिर 3 वो क्या आता है मोलर, 4 वो बोल रहे थे हम, क्या है प्री मोलर, 3 है वो होता है। फिर ऊपर भी 2 1 2 3। बच्चों में क्या आता है इसका फॉर्मूला 2 1 0 2। क्यों, तो बच्चों, जब बच्चा का दांत होता है ना उसमें प्री मोलर नहीं पाया जाता है, मतलब ई पाया जाएगा, ई पाया जाएगा, यहाँ नहीं पाया जाएगा सीधे, फिर लास्ट में मोलर पाया जाता है,
ठीक है। तो इसी कारण जो बच्चा में एक भी प्री मोलर नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसका संख्या क्या हो गया 0। सर यहाँ पे मोलर में तो 3 में होना चाहिए, तो बच्चा में भी जो लास्ट वाला जो मोलर होता है ना वो नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 0 2, हम लोग में 2 1 2, तो ये हो गया। अच्छा, कभी तुमसे पूछा जाए कि बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है? प्री मोलर। अब बच्चा में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, मोलर पूछे तो सबसे लास्ट में तीसरा नंबर वाला मोलर। ठीक है, दांत पूछे कौन सा नहीं, तो प्री मोलर, ये तो पूरे नहीं पाया जाता है। वो और भी लास्ट में तीसरा नंबर का मोलर नहीं पाया जाता, इसी बच्चा का फॉर्मूला होता है 2102, हाफ दांत का फॉर्मूला। इसी में 4 से इंटू कर दो। हम लोग में 2 1 2 3, इस सब का पार्ट का अलग अलग काम है। इंसीजर का काम क्या है सर? आगे वाला का इंसीजर का काम है काटना। सेव खाती तो कहाँ से काटे? इंसीजर यहाँ से। केनाइन का काम क्या है? चिरना फाड़ना। मांस मछली खाओगे तो यहाँ से चिरता फाड़ते हो, तो जो मांसाहारी होता है इसे तो ये ज्यादा निकला रहेगा, निकला हुआ है मेरा, ये तो मांसाहारी है। आप खाते नहीं तो है मटन क्या? कम खाते हैं। अब उसके बाद हम तो 1 साल तक खाए नहीं थे, हाँ छोड़ दिए हम भी थे। नहीं खाते हैं, कम खाते हैं। ये जो प्री मोलर या मोलर होता है ना, तो इसका काम है चबाने वाला। गाय देखता है तो ये प्री मोलर हो गया। समझ में आ गया? पढ़ा था कभी सब प्री मोलर और मोलर का काम है। अब दांत खत्म। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है कि देखो ये होता है एनोफिलिस और ये होता है मॉस्किटो। हाँ और ये होता है क्यूटेक्स। इससे क्या होता है, इस पैर में अगर क्यूटेक्स मच्छर काट लेता है ना तो पैर फूल जाता है आदमी का, फलेरिया हो जाता है। और ये जो एनोफिलिस मच्छर है ना, ये काट लेगा ना तो ये तुमको नहीं कि किसी और को मलेरिया हो जाएगा। एक एडिस मॉस्किटो होता है, वो काट लेता है तो क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। नाम सुना है सब? तो ये पूछा था एक बार सवाल कि ये जब मच्छर काटता है ना तो कैसे बढ़ता है। तो ये देखो, ये जो क्यूटेस मॉस्किटो है ना, ये एकदम आके यहाँ पे देखो एकदम पैरेलल बैठ जा रहा है, बैठ जा रहा है। और ये देखो एनोफिलिस जो मॉस्किटो है, जिससे क्या होता है, एनोफिलिस से मलेरिया, ये आएगा ना तो थोड़ा ऐसे बैठेगा तिरछा टाइप में एंगल बना के। देखो ये थोड़ा झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, तो ये क्या बैठता है? एंगल में बैठता है। अब वो एकदम सीधा बैठता है। यहाँ पे डेंगू वाला भी एकदम सीधा में बैठेगा, ये भी सीधा में, ये खाली जो है एंगल में काटेगा एनोफिलिस। एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया का फैलाएगा एंगल में बैठ के। ठीक है, एकदम एंगल में। अब यहाँ पर है कि कौन सा ऐसा 2 जानवर है, सॉरी 3 जानवर बोल दो, कौन सा ऐसा 3 जानवर है जिसका दांत का साइज ना बढ़े तो वो कुछ ना कुछ खाते रहेगा, नोचते रहेगा। एक तो चूहा और एक गिलहरी, देखना। और तीसरा क्या है? कुछ ना कुछ करते रहेगा, खाते रहता है ऐसे करके। तो यही कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें दांत कभी जिंदगी में आता ही नहीं है? कछुआ। कछुआ आप देखिए, उसका दांत ही नहीं आता है। फिर से यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे होमोडोंट टीथ किस में जानवर में पाया जाता है? होमोडोंट मतलब कि हम लोग का दांत देखो ऐसे, तो हम लोग का पूरा आदमी का दांत क्या एक ही साइज का रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है कि नहीं? चाहे कोई भी जानवर में भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन होमोडोंट टीथ है ना, जैसे कि मगरमच्छ, मछली, छिपकली, इन सब में है ना सारा दांत पाया जाएगा ना तो एक ही साइज का पाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? होमोडोंट। ये देखो, ये क्या है? छिपकली है, सारा दांत एक ही साइज का पाया जा रहा है। और किस में पाया जाता है? मगरमच्छ, और क्या बताए थे? मछली और मछली का भी छिपकली। एक ही साइज का होता है। हाँ, मछली का कांटा गड़ गया देखो। मछली क्या है? होमोडोंट। अब देखो जीभ है, जीभ में है ना अलग अलग भाग का अलग अलग टेस्ट है। आइसक्रीम खाते हो तो कहाँ से चाटते हैं? आगे से, तो ये मीठा चीज का बताएगा। ये जो साइड वाला पार्ट है ना, फिर यहाँ ये नमकीन। खट्टा कहाँ पे लगता है? यहाँ भी चॉकलेट खाया तो खट्टा कहाँ पे लगा तुमको? लास्ट में लगेगा। ये वाला भाग कौन है? तो तीखा का। ये कौन है? सबसे यहाँ पे तीखा का है। अब बीच में कोई स्वाद नहीं पता चलेगा। सबका अलग अलग टेस्ट होता है। हाँ, सबका अलग अलग है। तो बताओ, ये भाग क्या है? मीठा। ये क्या है? खट्टा। और ये क्या? ये ना खट्टा है। और ये क्या है? नमकीन। नमकीन। ये क्या है? तीखा।
समझ में आ गया? हम लोग को टेस्ट क्यों पता चलता है? तो हम लोग के है जो है ना, देखने यहाँ पे दाना 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 बना रहता है पूरा जिम में, उसको बोलते हैं बॉट्स। तो उसे कितना दाना बना रहता है? तो 2000 से लेके 8000 तक दाना रहता है, मतलब 10,000 के आसपास, 10,000 के नीचे ही रहता है वो दाना। मिलियन मिलियन में नहीं, 10,000 तक ठीक होता है। उसी के कारण टेस्ट पता चलता है। अच्छा देखो, तुम्हारा हम लोग के ना मुंह में कौन कौन सा स्वाद पाया जाता है ये तो बताया देते। स्वीट, स्वीट, नमकीन मतलब साल्टी, salty, खट्टा मतलब सावर, बिटर मतलब तीखा, और बीच में तो एक और स्वाद पाया जाता है, उमामी। उमामी भी एक स्वाद होता है, पता नहीं कौन स्वाद है। अब तो बोले बीच में कुछ नहीं होता। ये सब में कुछ नहीं पाया जाता है, यहाँ पर एक उमामी स्वाद भी पाया जाता है। ठीक है, वो फिगर से भी ज़्यादा एडवांस ही फिगर है, अच्छा फिगर ये है। उसके बाद जो है मसालेदार कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, मसालेदार कोई स्वाद नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इसमें जीभ में स्वाद नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सवाल एक बनाया तो पूछा कि कौन से जीभ में स्वाद नहीं पाया जाता। कहाँ चल गया वो बोला, देखो तो, अरे बाप रे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्वाद नहीं पाया जाता, इधर है। कौन सा स्वाद नहीं पाया जाता है बता। मीठा पाया जाता है आगे में, कड़वा पाया जाता है, मतलब कड़वा मतलब वही तीखा, पीछे में नमकीन पाया जाता है, साल्टी साइड में, आगे के साइड में मसालेदार पाया जाता है कुछ नहीं, उमामी बीच में, खट्टा हाँ साइड में, साइड के पीछे में, तीखा, तीखा भी तो पाया जाता है, तीखा तीखा भी पाया जाता है। ठीक है, हाँ सबसे पीछे में, तो यही सब किया। ठीक है, अब है यहाँ पे हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब है यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन से संबंधित, सांस लेने से। अब जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इनहेलेशन। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सहेलेशन। सांस लेते हैं ऑक्सीजन को और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हमारे शरीर में है ना, देखो एक चीज़ बता रही है, दिखाई पड़ रहा है? ये जो होता है इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। और ये जो होता है ऐसे, इसको बोलते हैं चेस्ट। क्या बोलता है आगे वाले को? चेस्ट। ये पूरा को चेस्ट हो गया, चेस्ट लंग्स। अब उसके बाद जो है इसमें ना देखना पसली बना रहता है, रिबकेज बोलते हैं जिसको, हड्डी पसली। देखा हुआ है कोई फिगर? नहीं, चल दिखाते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है, तो जब सांस लेते हैं ना उस समय क्या होगा, तो जो चेस्ट है वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। लेंगे हवा अंदर तो फूल जाएगा कि नहीं, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा। जो रिब केज है, जो हड्डी बना हुआ था, वो क्या होगा, वो बाहर की ओर निकलने लगेगा, अपवर्ड ऊपर की ओर और आउटवर्ड ऊपर की ओर आएगा और बाहर की ओर निकलने लगेगा। और जो डायफ्राम है, जब सांस लेंगे तो हवा भरेगा तो वो डायफ्राम क्या आएगा, नीचे की ओर जाने लगेगा। ये क्या आने लगेगा, नीचे की ओर जाने लगेगा, नीचे की ओर जाएगा। और ये क्या होगा, चपटा हो जाएगा, फूल के क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, सिकुड़ेगा नहीं, क्या होगा, चपटा हो जाएगा और डाउनवर्ड जाने लगेगा। और ये जो एयर, और उसके बाद जो तुम्हारा लंग्स ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, हवा आने से डायफ्राम नीचे चला गया। और उसके बाद तुम्हारा लंग्स में जो प्रेशर है क्या है, घटेगा, क्योंकि जब फूलेगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर क्या है वो घटेगा। जब फूलेगा हमारा लंग्स तो हवा आने से लंग्स का प्रेशर क्या होगा, घटेगा। लंग्स में जो एयर प्रेशर था पहले वो क्या होगा, एयर प्रेशर वो घटेगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा, तो इसी का उल्टा। और बताओ, इसमें चेस्ट क्या हो रहा था, सांस लेने पे फूल रहा था वॉल्यूम, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें रिब केस क्या हो रहा था, बाहर की ओर आ रहा था और ऊपर जा रहा था। इसमें क्या आएगा, डाउनवर्ड जाएगा और अंदर की ओर आएगा, इनवर्ड आएगा। इसमें डायफ्राम क्या हो रहा था, नीचे हो रहा था और चौड़ा हो रहा था। इसमें डायफ्राम क्या होगा, बाहर छोड़ेंगे तो बाहर तुमको हवा छोड़ना है तो नीचे से कोई पंप ऐसे मारना चाहिए ना, तो ये डायफ्राम मारता, कैसे हो जाएगा, तो पंप मारेगा तो क्या होगा, डायफ्राम सिकुड़ जाएगा पूरा। और उसके बाद क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। इसमें एयर प्रेशर क्या होगा, बाहर निकल रहा है हवा तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें
एयर प्रेशर क्या हो जाएगा अब लंग्स में, बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। तो बस ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे सवाल बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन लेंगे, तो ये फिगर है, बताओ। पहला, द रिब कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अप एंड डाउन आउटवर्ड। हाँ, रिब्स क्या होता है ये सब, जब सांस ऊपर लेंगे जाके ऊपर बाहर जाएगा और बाहर की ओर आने लगेगा। The diaphragm becomes flattened and the volume of the thoracic cavity increases. डायफ्राग्राम क्या होगा, आ जाएगा और ये चिपटा हो डायफ्राग्राम जाएगा। है, तो देखो नीचे की ओर आ रहा है हाँ, और फ्लैटेंड हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। फिर बोला एयर प्रेशर इन द लंग्स। अब बताओ एयर प्रेशर क्या होगा लंग्स में, इंक्रीज की डिक्रीज। इंक्रीज होगा। एयर प्रेशर डिक्रीज होगा लंग्स में, जब हवा आएगा अंदर में तो लंग्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर का डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हो गया। अब है इधर, अब है ये एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, हवा बाहर जाता है, तब इस समय क्या होगा, रिब्स, रिब्स क्या होगा, उसी का उल्टा, हवा बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड और डाउन जाएगा ये। फिर जो है यहाँ पे जो डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। देखो ऊपर जाएगा, ये देखो सांस ले रहे तो नीचे से पंप मारेगा इसे, तब तो हवा बाहर जाएगा, तो इसमें से सिकुड़ जाएगा, बिकम्स डोम शेप। ये देखो शेप जो बन जाता है जिसको बोलते हैं डोम शेप, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जो एयर प्रेशर होगा लंग्स में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर लंग्स में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज हो उसमें जाएगा। डिक्रीज हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। जब सांस, जब अंदर में हवा आता है तो डायफ्राग्राम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक कैविटी इंक्रीज, लेकिन बाहर जा रहा था, देख रहे, तो ये थोरैक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा जा रहा है, डिक्रीज। समझ में आया। तो बस यही याद रखना है, कौन कौन सा शब्द की, कौन कौन सा शब्द इनहेलेशन का याद रखो। ये एयर प्रेशर लंग्स में क्या हो जाता है, डिक्रीज, जब सांस लेंगे। रिब केस क्या हो जाएगा, अपवर्ड, ऊपर जाके बाहर की और उसके बाद आउटवर्ड। उसके बाद जो तुम्हारा है डायफ्राग्राम क्या आएगा, डायफ्राग्राम नीचे की ओर आएगा, की ओर। डाउनवर्ड। और उसके बाद थोरैक कैविटी जो था उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज ए अडल्ट ह्यूमन ब्रेथ पर मिनट एट द रेस्ट। मतलब जो है कि ये अगर कितनी बार सांस लेता है आदमी पर मिनट में, 15 से 18 बार। कितनी बार, 15 से 18 बार। हार्ट बीट कितना बार धड़कता है, 72, 72 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो कुछ है ना, कितना, एक दिन में? एक दिन में धड़केगा, एक सेकेंड में होता है, एक सेकेंड में, एक मिनट में। एक। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ कुछ यहाँ पे बीमारी दिया हुआ है। एक होता है अस्थमा, अस्थमा नाम सुने। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में जो होता है यहाँ पे जब सांस लेता है ना तो उसमें घरघराहट वाला आवाज सुनाई पड़ने मेरी लगता है, दादी को अस्थमा। घरघराहट होता है ना। और जो ब्रोंकियोसिस होता है उसमें क्या होता है, ब्रोंकियोसिस में तो जो लंग्स में ना बबलगम बनने लगता है। और जो है इफिसेमा, इफिसेमा में क्या होता है, इफिसेमा में तो इसमें जो है एल्वोलाई जो होता है जिससे लंग्स में हवा आता है जाता है, काढ़ेंगे कभी लंग्स, तो उसी में नुकसान हो जाता है। फिर निमोनिया में क्या होता है, तो जो लंग्स है उसमें सूजन आ जाता है इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, तो एपिसेमा में क्या होता है, जो एल्वोलाई है वही खराब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी बीमारी का नाम है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया किसका बीमारी है, तो हमको लग रहा है कि तुमको है, खाता बहुत है इसमें, रिक्सिया मतलब रिया, बहुत खाती। एनोसीमिया तो हो सकता है, एनोसीमिया, सीमिया एनो, सोमनिया, एनोसोमनिया मतलब सोने का बीमारी। हाँ, ये तो है। नहीं, सब कोई बीमारी ना किसी को ना, हमको तुमको किसी को नहीं, किसी को ना हो, नॉर्मल सो यार इतना नहीं। फिर है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया मतलब क्या होता है, सांस लेने में जिसको तकलीफ होगा उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पेनिया। अस्थमा बोलते हैं। तो और भी बीमारी होता है, बहुत तरीके का बीमारी होता है हार्ट। कैसे याद रखेंगे, डिस्पेनिया, तो पेनिया से बिन पेंडी का लो क्या, इसको नहाने का नहाने का सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। फिर एक होता है एनोसीमिया, क्या होता है एनोसीमिया,
एनोसीमिया में क्या होता है, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। एनोसीमिया में क्या होता है कि एनोसीमिया में गंध जो है उसका कोई चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। गैस छोड़ दो, परफ्यूम छोड़ दो, एनोसोमिया में कुछ पता ही नहीं चलता है। एनोसोमिया में, इनोसोमिया में नींद, एनोसोमिया में ये स्मेल। तो जब नींद में रहेगा ऐसे याद करो तो इनोसोमिया, और उसके बाद एनोसोमिया उसको हो जाएगा, स्मेल भी नहीं पता चलेगा। एनोसोमिया इनोसोमिया नींद और स्मेल से है। डिस्पेनिया सांस लेने की तकलीफ। अब यहाँ पे देखो जो खाना है वो क्या है, ग्लूकोज। खाना है क्या है, ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में ना सबसे पहले एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होगा कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है तो वो 3 कार्बन वाला पाइरुवेट में क्या होगा, टूट जाएगा। और ये जो प्रक्रिया होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल में पड़ता है साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर होता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन हो या ना हो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो टूट गया 3 कार्बन वाला पाइरुवेट में। उसके बाद हमारे पास जो आया थे 2 ऑप्शन है। क्या है, अब 2 ऑप्शन है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन है तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाएगा, उसमें क्या होगा, वो पाइरुवेट है वो दोबारा टूट के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन इसके बाद इसके पास एक और भी ऑप्शन है। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुँच पाता है, जैसे मसल्स में, तो अगर मसल्स में हो रहा है तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा 3 कार्बन वाला प्लस एनर्जी बनाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर ईस्ट नाम की बीमारी में हो जाए तो ईस्ट में, ईस्ट फंजाई सब नाम सुने हो, ईस्ट फंजी का नाम, फंजाई बैक्टीरिया, हाँ तो ईस्ट भी उसी टाइप का होता है। अगर ईस्ट में होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, ईस्ट के केस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, वाटर नहीं, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। समझ में आया। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन में टूटता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद ही कोई प्रोसेस होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अगर यही चीज़ तुम्हारे मसल्स में होगा तो बनाएगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यही चीज़ ईस्ट में होगा तो बनाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, वाटर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, लैक्टिक एसिड भी बना है वो 3 कार्बन वाला है। तो यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, CO2 चाहे वाटर नहीं। और यहाँ पर बन रहा है ईस्ट में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, यहाँ पर भी वाटर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे शरीर में जो है, जो ये होता है किडनी, इसका फंक्शन क्या क्या होता है आदमी के शरीर में किडनी का, तो ये है रेगुलेट ऑफ वाटर लेवल इन ब्लड। ब्लड में कितना पानी की मात्रा होता है उसको रेगुलेट करता है किडनी। बीपी जो होता है उसको भी रेगुलेट करता है। पीएच कितना एसिड होता है बॉडी बेसिक होता है उसको भी रेगुलेट करता है। फिर से यूरिया को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है, यूरिया को छानता है। फिर से बहुत सारे हार्मोन को भी बनाता है, ठीक है ना, इरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को। यहाँ पे बोला रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड लेवल, नहीं, ये काम है पेनक्रियाज का, वो ग्लूकोज को मेंटेन करता है ब्लड में। अब ये देखो यूरिया क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया किस में चेंज होता है, यूरिया में। ये काम करता है लीवर। ऐसी यूरिया को छान देता है कौन, किडनी। तब नहीं समझे, जो हम लोग टॉयलेट करते हैं उसी को बोलते हैं यूरिया। समझ में आ गया। तो ये फिल्टर कौन कर रहा है, टॉयलेट करते हैं तो ऐसा नहीं कि टॉयलेट में से शरीर का जो बढ़िया चीज़ है वो भी निकल जाए, तो किडनी क्या कर लेता है, छान लेता है, वही किडनी फिल्टरेट करता है। समझ में आया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसी जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोसाइकिल बोलते हैं। ऑर्निथोसाइकिल कहाँ पे चलता है, लीवर में चलता है। यही तो अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया को। अब वो यूरिया क्या करते हैं हम लोग, पास करते हैं यूरिन के रूप में। यूरिन मतलब क्या होता है, टॉयलेट। यूरिया का कहाँ पे निर्माण होता है, तो लीवर में। यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में। क्योंकि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीवर ही बदलता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीवर में।
लेकिन ये जो यूरिया है बन गया, अब उसको छान के यूरिन को बाहर कौन निकालेगा? किडनी। जिसका किडनी खराब होगा वो छान नहीं पाएगा, और वो सब बहुत सारा जो अच्छा अच्छा शरीर का चीज़ है वो भी बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, फिर जो होता है डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस का नाम सुने हो? डायलिसिस पे है वो आर्टिफिशियल किडनी होता है, वो जिसका खराब हो जाता है उसको आर्टिफिशियल किडनी चढ़ाया जाता है। और उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है डायलिसिस में। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ उसको बॉडी में वापस दिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, सब चीज़ दिया जाता है, केवल यूरिया को छोड़ के, क्योंकि यूरिया तो बेकार है, उसको तो शरीर से बाहर निकालना ही है। फिर देखो यहाँ पे जो पूरा दुनिया में है ना, 3 तरीके का होता है प्राणी। एक होता है अमोनोटेलिक जो अमोनिया को निकालेगा, एक होता है यूरोकोटेलिक, एक होता है एक यूरोटेलिक, एक होता है यूरोकोटेलिक। अब यहाँ पे कभी देखा है? अब ये क्या है, ये शरीर में अलग अलग प्राणी के अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये अलग अलग जानवर में क्या होता है? आदमी ये जानवर में, हम लोग भी तो जानवर के कैटेगरी में, तो अलग अलग जानवर में क्या होता है, ये सब मात्रा रहता है। ये सब क्या पॉइजन, ये सबको शरीर से बाहर निकालना है। जो सबसे ज़्यादा पॉइजन है उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए शरीर से। अमोनिया ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, इसको शरीर में नहीं रहना चाहिए, इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। यूरिया ये थोड़ा कम पॉइजन है, ये यूरिको और भी कम पॉइजन है। तो जो अमोनिया निकाले शरीर से ऐसे जानवर को बोल देंगे अमोनोटेलिक, जो यूरिया निकाले इसको यूरोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकाले उसको यूरिकोटेलिक। हम लोग क्या है, हम लोग मानव हो गया तो ये यूरोटेलिक है, हम लोग यूरिया निकालते हैं। अभी किडनी निकाल रहा था, अमोनिया को कौन चेंज कर देता है हमारे बॉडी के अंदर? यूरिया में किडनी, लीवर, लीवर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो अमोनोटेलिक कौन कौन जानवर है, जिसका ट्रिक है फीता एचपीई, फीता एचपीई। एफ से क्या हो जाएगा? तो फिश, एफ आई से क्या हो जाएगा? फिश। टी से क्या होगा? टेडपोल, एम्फीबियन, ये सब हो जाएगा। ठीक है ना। और यूरियोटेलिक में क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक है एफ एस डब्ल्यू एम, मतलब फिश, मैमल्स, शार्क और वेल। मैमल्स के अंदर ही हम लोग भी आते हैं, मैमल्स के अंदर ही शार्क भी आता है और वेल्स भी आता है और फिश। तो जो एफ एस डब्ल्यू एम, हम लोग क्या है? यूरोकोटेलिक है। फिश भी क्या है? यूरोकोटेलिक, वही निकालता है शरीर से। यूरियोटेलिक है। यूरिकोटेलिक मतलब जो यूरिक एसिड निकाले, जैसे इसका ट्रिक है आरबीआई उड़ी। आर से क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स, और बी से क्या हो जाएगा? बर्ड्स। समझ में आ गया वो? आई से क्या हो जाएगा? इंसेक्ट, जो कीट होता है। तो ये भी सब यूरोकोटेलिक है। ठीक है, चलो हम पूछते हैं यहाँ पे। ये तो प्लाज्मोलिसिस, ये तो डिफ्यूजन पे आधारित होता है आर्टिफिशियल किडनी। बताओ तुम हमको यूरियोटेलिक का एग्जांपल बताओ। तो यूरियोटेलिक है हम लोग कि यूरिकोटेलिक है? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक एग्जांपल क्या क्या है? फिश, मैमल्स। मैमल्स के अंदर कौन कौन है? शार्क और वेल्स। और यूरोकोटेलिक में कौन कौन है? उड़ी, कौन उड़ रही थी? आरबीआई। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट। फिश भी क्या है? हम ही लोग जैसा है। फिश भी क्या है? जैसा है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग अपने शरीर में ना 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन बाहर भी निकाल देते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं ज़्यादा, 21% निकालते कम, 17%। 17 पे खतरा, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ना, कम होना चाहिए। वो भी निकालते हैं लेकिन कम मात्रा में, वो भी जाता है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है लेते कम है, 0.03%, लेकिन निकालते ज़्यादा है, 4%। अब यहाँ पे देखो, अब वो पढ़ लिए, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? अब हम लोग ये हड्डी की ओर पहुँचना स्टार्ट किए। जो मसल्स में है ना, बोन्स का मूवमेंट होता है, एक होता है एम्बियोइड मूवमेंट, अमीबा की तरह कौन चलता है? इसका ट्रिक है मान मैक्रोफेजेस, और एक एल से ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स ब्लड्स में पाया जाता है, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स। और ए से एम्बियोइड, सिलियरी। तो ये हो गया। यो फ्लैजलेटिक मूवमेंट किसका होता है? तो यूगिलिना का होता है।
और इसका हो गया, ये छोड़िए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलियरी इसका हो गया, एम्बियोइड इसका हो गया, फ्लैजलेटेड FSCO। खोखला जो है एम्बियोइड मूवमेंट चलाएगा ये। अब जो है, अब यहाँ पे हम कुछ और भी सवाल बता रहे हैं जो हमको याद नहीं होता है। पहला पूछता मसल का प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी उत्तेजन भी करता है, फिर से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, संकुचन भी होता है। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी में पूछा था, अब बोला था कि जब मसल क्या हो, लॉन्गर हो और थिनर होगा कब, जब मसल रिलैक्स होता है ना, सिकुड़ता है, मतलब रिलैक्स होता है तो वो बड़ा हो जाता है और थिनर हो जाता है। और जब मसल है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है तो वो छोटा हो जाता है, थिकर हो जाता है। तो मसल छोटा बड़ा होता है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट पे, ये बात याद रखेंगे। अब मसल्स ओनली पुल द बोन्स, यानी कि मसल जो है केवल बोन को क्या करता है, खींचता है। मसल बोन को ढकेल नहीं सकता है, ठीक है ना, पुश नहीं कर सकता, पुश करने का इसका औकात नहीं है मसल्स का। मसल जो है पुश नहीं कर सकता, ठीक है, ढकेलने का औकात नहीं है। जो मसल है इसमें प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन और एक्टिन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। और एक 3 तरीके का और एक प्रोटीन पाया जाता है, टाइटिन, ये भी मसल्स में पाया जाता है। हेवियस्ट प्रोटीन है मसल्स में, मायोसिन, एक्टिन और टाइटिन, ये तक कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है और ये हेवियस्ट प्रोटीन है मसल्स में। उसके बाद याद रखिए कि मानव शरीर का जो है 40 से 50% वजन मसल्स का होता है। ब्रेन का कितना था, 2%, और 40 से 50% मसल्स वजन मसल्स का होता है। जो मसल्स में है कैल्शियम आयंस कहाँ पे जमा होता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। फिर से याद रखेंगे कि कौन सा जो आयंस है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम पोटासियम, कैल्शियम पोटासियम नहीं मार देना, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ पर भी और पढ़े थे हम लोग, क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। फिर जो मसल में है स्केलेटल मसल, उसका बहुत सारा लेयर होता है। जो स्केलेटल मसल का बहुत सारा लेयर होता है, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं इपीमाइसियम, जो अंदर में इसको एंडोमाइसियम, और जो सबसे बीच में इसको पेरीमाइसियम। तो माइसियम माइसियम वाला जो लेयर होता है वो मसल्स का लेयर है, इपीमाइसियम, बीच में जो पेरीमाइसियम, और सबसे लास्ट में है जो इंडोमाइसियम, ठीक है। फिर से ये सवाल है, याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है आपको कि जब मसल सिकुड़ता है ना, ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसमें लिखा हुआ है कि जब मसल सिकुड़ता है ना तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को क्या करता है, आयन ढकेलता है। और जब मसल संकुचित होता है, रिलैक्स होता है, मतलब मसल जब रिलैक्स होगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को अपने पास खींचता है, और जब मसल संकुचित होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ढकेलता है। यहाँ पे लिखा है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कैल्शियम का विमुक्त होना और सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का पंप किया जाना शामिल है, ठीक है, ये होता है। तो ये बात क्या है, सही है। फिर से यहाँ पर है कि जब हम लोग रनिंग करते हैं, उसके बाद जैसे हैंड लेग्स इस सब को मूवमेंट करते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, तो स्केलेटल मसल जो है हमको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब पुल करेगा टेंडन को कि वो बोन को मूव कराए। देखो स्केलेटल मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये मसल है, ये क्या है, ये टेंडन है, और ये क्या है, बोन है, क्योंकि मसल और बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन। तो क्या होगा जब मसल, देखो सही बात तो बोल रहा है, जब मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये खींचेगा किसको, ये टेंडन किसको खींचेगा, टेंडन को कौन खींचेगा, मसल्स। ये टेंडन क्या करेगा, पुल, ये उसका ये मसल्स क्या करेगा, पुल करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट, अब टेंडन को पुल करेगा ताकि ये बोन्स को मूव करा सके, बोन को मूव करा सके। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये टेंडन को पुल करेगा ताकि इसको बोन को मूव करा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद कर लेना। फिर से यहाँ पे सवाल है कि जो बोन है, जैसे पेक्टोरल ग्लैंड,
पेल्विक ग्रिडल और लिम्स, मतलब कि हाथ पैर में और पिछवाड़ा में और शोल्डर में, ये सब जो स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? तो ए परपेंडिकुलर। बहुत बार पूछता है और कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम, ए परपेंडिकुलर में कौन कौन आता है। तो इसे याद रखेंगे, ए परपेंडिकुलर में पीपी, और पीपी से यहाँ पर भी पीपी, पेक्टोरल ग्रिंडल और पेल्विक ग्रिंडल। तो ग्रिंडल हो या फिर तुमको लिम्स मसल हो, ये सब जो ग्रिंडल हो या फिर लिम्स बोन हो, ये सब जो बोन पाया जाता है परपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग है। अब इसमें भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे? तो बॉल कहाँ पे है? हिप में। सॉकेट से क्या याद रखो? शोल्डर। हिंज जॉइंट कहाँ पे? तो हिंज जॉइंट है नी और एल्बो के पास। नी और एल्बो के पास। कैसे याद कराए थे? हाइक, HIKE। पाइवेट जॉइंट कहाँ पे? तो आप याद कराए थे, आम आदमी पार्टी, एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे? ग्लाइडिंग जॉइंट तो जहाँ पे गैप होगा दो कार के बीच में, तो कार्पेल और कार्पेल के बीच में। सैडल जॉइंट कहाँ पे? तो कार्पेल और मेटल कार्पेल के बीच में। सैड सीएम कौन? तेजस्वी यादव, सैड सीएम। हिंज जॉइंट हाइक आप कार गैप, सैड सीएम, शोल्डर हिप। फिर यहाँ पे लाइम डिजीजेस किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है लाइम डिजीजेस। फिर ये देखो एंकिलोसिस किससे है? ये एमडी का जो है यही ना हो गया था उसको एंकिलोसिस, उसको एंकिलोसिस हो गया था एमडी को। घुटना क्या होता है? इसका फ्लूइड भर जाता है। घुटना का फ्लूइड क्या हो जाता है? भर जाता है एंकिलोसिस में। फिर ऑस्टियोप्रोसिस किस में होता है? बच्चा में। रिकेट्स बड़ा में होता है, विटामिन डी के कारण हड्डी कमजोर। लाइम डिजीज बैक्टीरिया के कारण होता है। एंकिलोसिस में क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है वर्टिब्रल जॉइंट में। वर्टिब्रल जॉइंट में जो एमडी का होता है घुटना के पास, वही होता है एंकिलोसिस में। फिर टाइप्स ऑफ बोन सेल, जो ऑस्टियोब्लास्ट है इसको बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं। क्लास्ट है इसको बोन डिस्ट्रॉय सेल बोलते हैं। जो साइट है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो साइट मेंटेन, ब्लास्ट फॉर्मिंग, क्लास्ट मतलब ब्लास्ट, क्लास्ट मतलब लास्ट, तो डिस्ट्रॉइंग। ऑस्टियो सब हमसे याद रखेंगे, बोन से ही संबंधित होता है। फिर से मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट कैसा मूवमेंट दिखाता है? तो हम बताए हैं, इसका याद कराए थे ना, MAL मैक्रोफेजेस माल से, ल्यूकोसाइट ये एम्बियोइड मूवमेंट दिखाता है। शरीर का जितना खुखला जगह भी वो भी एम्बियोइड मूवमेंट दिखाएगा। सिलियरी मूवमेंट किस में होता है? तो CO ओवम में। फ्लैशर मूवमेंट किस में होता है? तो FS मतलब कि स्पर्म में होता है। फिर से यहाँ पे इन्वर्टेब्रेट डिस्क किस में पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है इन्वर्टेब्रेट डिस्क। अब यहाँ पे जो लिगामेंट ज्वाइन करता है किसको? तो लिगामेंट ज्वाइन करता है बोन को बोन से, जबकि टेंडन ज्वाइन करता है बोन को मसल से। और लिगामेंट के बारे में चीज़ याद रखना है, लिगामेंट सॉफ्ट होता है। अगर लिगामेंट सॉफ्ट नहीं होगा तो बोन क्या होगा? टूट जाएगा। लिगामेंट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट नहीं होगा लिगामेंट तो बोन अगर जब मोड़ेंगे तो एक बोन दूसरा बोन मुड़ नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं। टेंडन के बारे में याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ये कम फ्लेक्सिबल होता है टेंडन। जबकि लिगामेंट होता है मतलब मसल बोन से क्या है, ये कम, मसल बोन को जो जोड़ता है टेंडन, ये कम फ्लेक्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि जो लिगामेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू बोन को बोन से जोड़ता है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है और सॉफ्ट होगा। अब बताओ ना, ये फ्लेक्सिबल अगर नहीं होगा तो बोन को मोड़ पाएगा नहीं ना, तो बोन हड्डी टूट ही जाएगा लिगामेंट को। तो ये भी याद रखना है। यहाँ पे हम कहाँ पे भूल जाते थे? इस वाला पॉइंट पे और इस वाला पॉइंट पे। टेंडन जो है कम फ्लेक्सिबल है, टेंडन साहब, और जो लिगामेंट है वो फ्लेक्सिबल है, नहीं तो बोन टूट जाएगा। फिर बोन और कार्टिलेज में, बोन क्या है? सबसे कठोर है। ब्लड वेसल बोन में प्रेजेंट होता है। ये बोन क्या होता है? कम फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन लिगामेंट क्या है? फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रोटीन पाया जाता है बोन में उसको बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। लाइट पास नहीं होगा। और यहाँ पे जो है कार्टिलेज वो सॉफ्ट होता है, इसमें ब्लड वेसल नहीं होता है, लेकिन बोन में ब्लड वेसल होता है। ये पॉइंट हम भूल जाते थे, याद रखेंगे ये भी पॉइंट। लेकिन कार्टिलेज में क्या होता है? ब्लड वेसल होता है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है कार्टिलेज में, यानी कि कान इस सब में कार्टिलेज पाया जाता है, वहाँ पे ब्लड वेसल नहीं होता है।
प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है कोलेजन, जिसको कॉन्टेक्ट प्रोटीन बोलते हैं। कार्टिलेज क्या है, इलास्टिक है, सेल डिवीजन होगा। तो यही बात याद रखना था कि जो कार्टिलेज है इसमें ब्लड वेसल नहीं होता है। पहला, कार्टिलेज का जो प्रोटीन है कोलेजन या कॉन्ड्रोन, और ये इलास्टिक होता है। 3 बात, फ्लेक्सिबल। चौथा, 4 बात, जो बोन है ये कठोर होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। 2 बात, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। 3 बात, सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा। 4 बात, बोन में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसको बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। मसल्स में जो प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन, एक्टिन और टिटिन। कार्टिलेज में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं कोलेजन और कॉन्ड्रोन। और ये भी बताए थे जो कार्टिलेज होता है वो उसमें ब्लड वेसल पाया जाएगा क्या, नहीं। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद ये बताया था आपको जो मसल्स होता है, ये बोन की बात कर रहे थे। बोन जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, ब्लड वेसल पाया जाता है और ये फ्लेक्सिबल लेकिन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि जो बोन से बोन जुड़ा होता है, बोन बोन आपस में जुड़ा रहता है, तो ये जो बोन बोन आपस में जुड़ा रहता है यहाँ पे हम लोग एक लेप भी लगाते हैं। क्या बोल रहा है, एक लेप बनाते हैं ताकि उस सरफेस पे किसका लेप लगाते हैं, तो बोन बोन जुड़ा होता है लिगामेंट से। बोन बोन जुड़ा होता है लिगामेंट से, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लोग जो, लेकिन हड्डी के ऊपर जो, इसके ऊपर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर क्या करते हैं, देखो ये बोन है, ये बोन है, ये दोनों जुड़ा होगा किससे, लिगामेंट से। इसके ऊपर हम लोग एक सॉफ्ट परत लगाते हैं, भगवान लगा के भेजे। उसका नाम क्या है जो पीला पीला दिख रहा है, इसी का नाम है कार्टिलेज। ऐसे भी कार्टिलेज बताए थे, सॉफ्ट है कार्टिलेज। लिगामेंट भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब यहाँ पे रिब्स ऑफ पेयर, 12 जोड़ी रिब्स पाया जाता है। पहला वाला सबसे छोटा, धोनी वाला सबसे लंबा। छक्का जितना लंबा, सिक्सर जितना मारता है उतना। धोनी ट्रू है तो पहले से 7 ट्रू, 8वां 10वां क्या है, फॉल्स। अब उसके बाद 11वां 12 क्या है, फ्लोटिंग लिप्स। अब यहाँ पे देखो स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं एक्सियल और परपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल 180 हड्डी और बाकी इधर बच गया 100। अब ये परपेंडिकुलर में 126 हड्डी। ये भी भूल जाते हैं हम लोग। एक्सियल के अंदर क्या क्या आता है, तो खोपड़ी का हड्डी, इसका 29, स्टेर्नम छाती का 1, रिब्स का, फिर से रिब्स पे पसली 24, वर्टिब्रेट्स का कितना 26, 13 13 26, रिब्स का कितना 12 जोड़ी पाया जाता है तो 24। स्कल कैसे बनता है, तो कपार में कितना होता है, कपार में होता है 8 हड्डी। क्रेनियम, फेस में कितना होता है 14, हाइबॉइड में कितना होता है 1, ईयर में कितना होता है 3 3 6। तो ये एक्सियल का है। ये परपेंडिकुलर में क्या पढ़ते हैं, तो ये परपेंडिकुलर में हम लोग ग्राइडल पढ़ते हैं और लिम्स पढ़ते हैं। ग्राइडल में भी क्या पढ़ते थे हम लोग, पेक्टोरल यानी कि शोल्डर में कितना पाया जाता है 2 2 4। एक तो पाया जाएगा तुमको शोल्डर का 2 और 2 वो कॉलर का। पेक्टोरल ग्राइडल मतलब ये जब पेक्टोरल ग्राइडल का, पेल्विक ग्राइडल मतलब हिप, हिप में भी 2 हड्डी। लिम्स में 60, ठीक है ना, 4 लिम्स और हिंस लिम्स। लिम्स में 60 तो 120 हो गया। अब यहाँ पे ये हड्डी, इसका नाम भूल जाते हैं हम लोग। देखो तो कार्नियल बोन्स कितना होता है 8, इसको याद रखेंगे। जिस भी बोन के नाम में ओइड ओइड या टल टल लगा है तो वो समझ जाना कि वो कार्नियल बोन्स का पार का है। अल अल और टल टल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्टीपेटल, एथनोइड, सेफनोइड, फोरंटल। इसमें ये भी याद रखना कि सब इसमें से एक एक संख्या में केवल पी और टी, पीटी वो 2 2 में है। पीटी केवल क्या है 2 2 में, यानी कि पेरिटल और टेम्पोरल, पेरिटल और टेम्पोरल, पेरिटल और टेम्पोरल, ये केवल 2 है। ये भी याद रखना था टल टल ओइड ओइड नाम का हड्डी किसमें है, कार्नियल बोन्स है 8। और उसका 14 फेशियल बोन्स के भी हड्डी का नाम याद रख लो। एक तो है मैक्सिला, एक है मैंडिबल जॉ वाला, एक है भोमर, ये तो याद ही होगा। जाइगोमेटिक, ये भी याद ही होगा, ये भी फेस का ही है। पैलेटाइन, लैक्राइमल नेसल, इसमें सब 2 2 है। केवल जो भोमर है और आपको जबड़ा वाला है मैंडिबल, भोमर और जबड़ा वाला जो है
वो केवल एक है। उधर आपको याद रखना था पीछे कि पेरिटोमल और टी वाला पीटी दो दो था, इसमें याद रखना है बाकी उधर सब एक था, इसमें याद रखना है केवल बोमर और ये और मैंडिबल केवल एक है, बाकी सब दो दो है। पूछ देगा जाइगोमेट्रिक कहाँ कहाँ डी है फेस का, कैसे याद रखोगे? तो जिम जाएगा तो फेस अच्छा होगा तो जाइगोमेट्रिक। पहला टाइम कैसे याद रखोगे फेस का है तो फेस अच्छा है तो पहला। फिर उसके बाद वोमर, वोमर का फेस जबड़ा मैंडिबल तो याद ही होगा, मैक्सिला भी याद ही होगा, ठीक है। तो फेस अच्छा है तो पहला। जिम जाएगा तो फेस अच्छा होगा तो जाइगो। वोमर वोमल का फेस, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो भी था पहुँच गए।